हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 4 में हम कई सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जो मैप देखे थे हमने, जो कि फर्स्ट मैप था इदरीसी ने बनाया था, और सेकंड मैप जो था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। इस मैप को यूज़ करके ना, जो सेकंड वाला मैप था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर होते हैं जो कि मैप बनाते हैं। तो इस मैप का यूज़ करके जो यूरोपियंस, जो मर्चेंट्स थे, सेलर्स थे, वो इंडिया में आए थे। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में आए थे और देखा था कि जो टाइम के साथ साथ ना वर्ड की मीनिंग भी चेंज होते जा रहे थे। हिंदुस्तान का मीनिंग देखा था हमने, है ना, फॉरेनर का मीनिंग देखा था। 2 एग्जाम्पल दिए हुए थे, सोर्सेज देखे थे इंपॉर्टेंट जो भी थे। 700 से 1750 के बीच में जो भी चीज़ें हो रही थी ना, उनके बारे में हम इस पूरे जो बुक है इसमें देखेंगे। तो उसके बारे में, पेपर के बारे में देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। आर्काइव्स क्या होते हैं ये भी देखा था हमने, है ना। तो ये हो गया था। ये नस्तलिक एंड शिकस्ते 2 फॉर्म थे राइटिंग के। तो और भी चीज़ें देखी थी हमने, जैसे कि न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स आ रहे थे। ठीक है, और नई नई क्रॉप्स भी, फूड बेवरेजेस, ये सब भी इंट्रोड्यूस हुए थे। माइग्रेशन भी हो रहा था लोगों का, है ना, और जाति पंचायत वगैरह वो सब भी ऑर्गेनाइज होने लगा था। ये पर्शियन व्हील, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पर्शियन व्हील यूज़ होने लगी थी, स्पिन इरीगेशन के लिए यूज़ होती थी पर्शियन व्हील। ठीक है, और स्पिनिंग के लिए जो यूज़ हो रहा था, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, सॉरी, हाँ, वीविंग के लिए जो यूज़ होने लगा था। फायर आर्म्स जो होने लगे थे कॉम्बैट के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। अब हमने हैबिटेट भी देख लिया था, जाति पंचायत भी देख ली थी। अब रीजन्स एंड एम्पायर्स की यहाँ से हमको देखना था। ठीक है, लार्जर स्टेट जैसे कि चोलास के बारे में हम चैप्टर 2 में देखेंगे। तुगलक जो देखेंगे चैप्टर 3 में, तुगलक देखेंगे। तुगलक ना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको पागल कहते थे। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। मुगल्स हो गए, अकबर के बारे में तो सभी जानते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। एनकम्पास्ड मैनी रीजन, तो इनके अंदर में कई सारे रीजन आया करते थे। संस्कृत वर्ड जो कि प्रशस्ति है, ठीक है, प्रशस्ति इन दी प्रेज ऑफ होता है, जो कि चैप्टर 2 में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे प्रशस्ति का, जो कि प्रेज करता है दिल्ली सल्तनत को, बहुत ज़्यादा तारीफ करता है दिल्ली सल्तनत की, गियासुद्दीन बलबन की। क्या तारीफ करते हैं कि ये रूलर है ना, इसका बहुत बड़ा एम्पायर था, मतलब बहुत बड़ी जगह पर ये रूल किया करता था बंगाल में। ठीक है, बंगाल से लेकर के ईस्ट टू गजनी अफगानिस्तान तक। ठीक है, और वेस्ट इंक्लूड द्रविड़ा, मतलब साउथ इंडिया को भी, मतलब पूरा इंक्लूड कर लिया इसने सब कॉन्टिनेंट को। पीपल डिफरेंट रीजन्स के जो थे, मतलब कि जैसे कि गौडा हो गए, आंध्रा हो गए, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, अपेरेंटली फ्लड। तो जब भी इसकी आर्मी को देखते थे ना, डर जाते थे, सब लोग भग जाते थे। तो ऐसा कुछ बताया गया। हिस्टोरियंस बोलते हैं इन्होंने ना बहुत ज़्यादा एक्सेगरेट करके बताया है क्लेम को, बहुत ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट का, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है प्रशस्ति में। तो प्रशस्ति में तो यही सब बताते थे ना, प्रशस्ति में तो ज़्यादा तारीफ लिखी जाती थी रूलर्स की। एट द सेम टाइम तो ये लोग अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं कि रूलर इतना ज़्यादा राज्य को क्लेम क्यों करते थे, इतने ज़्यादा एरिया को क्लेम क्यों करते थे, कंट्रोल क्यों करना चाहते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। हम आपको बताएं, जो ट्रेड होता था, ठीक है, ट्रेड पे कंट्रोल करना, उनको टैक्स मिलेगा बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर पे कंट्रोल करना, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, तो उस पर जो कब्जा करना। ठीक है, तो और जो दूसरे रूलर्स के ऊपर कब्जा करना, और ज़्यादा टैक्स, पावर के लिए होता था सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखते हैं ये जो ना मैप दिया गया है यहाँ पर, तो दिल्ली सल्तनत का बताया गया है कि इतना ज़्यादा कब्जा किया हुआ था, मतलब उनका रूल था इस जगह पर। मैप को देख के कुछ याद आ रहा है? रिवर जो 6th क्लास में पढ़ा था, ये है कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा उसकी ट्रिब्यूटरी। ये होता है रायचूर द्वाब बीच का एरिया, जहाँ पर थे चालुक्याज, उनकी कैपिटल थी अहियोल। और अहियोल में हमने देखा था मंदिर, दुर्गा टेम्पल देखा था। यहाँ पर था मनी महाबलीपुरम, ठीक है, नीचे जो कावेरी के पास में है ना, तो ये सारा देखा था। ये कौन सी रिवर? ये तापी है, ये नर्मदा है, ठीक है, और ये इंडस रिवर है। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी पढ़ लो। ये इंडस हो गया, ठीक है, ये गंगा रिवर हो गई। यमुना, चंबल इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, तो ये सारी हो गई रिवर्स वगैरह। कावेरी के लिए ना हमेशा लड़ते रहते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इसके बॉर्डर के लिए जो पानी है ना, पानी के लिए भी लड़ते हैं लोग। तो ये हो गया। अभी आगे का देखते हैं हम। ठीक है, लैंग्वेज एंड रीजन्स। 1318 में पोएट अमीर खुसरो ना पोएट थे, तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा डिफरेंट लैंग्वेजेस एवरी रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है, ठीक है, जो हो गई लाहौरी, कश्मीरी, दवार समुद्री कर्नाटका में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, और भी था गुजारी गुजरात में, मबारी जो कि तमिलनाडु में, गौरी जो कि बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हिंदवी जो कि अराउंड दिल्ली बोली जाती थी। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन किया उन्होंने कंट्रास्ट की लैंग्वेजेस में। संस्कृत जो है ना, किसी से भी बिलोंग नहीं करती थी, किसी भी रीजन से। संस्कृत ना बहुत पुरानी लैंग्वेज है और कॉमन पीपल इसके बारे में नहीं जानते थे, ब्राह्मण्स बस पढ़ते थे इसके बारे में। ठीक है, तो ये बताया गया है। पर ना संस्कृत आप देखो भी तो, संस्कृत के पढ़ने कहाँ दिया जाता था पहले? विमेन एंड शूद्रास को तो पहले ही अलग कर दिया इन्होंने, डिवीजन भी क्रिएट कर दिया था, तो संस्कृत आएगी कैसे? स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, रिफॉर्मर थे ये, मॉडर्न इंडिया में हम देखेंगे इनके बारे में। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था बैक टू दी वेदास बोला था। उन्होंने बोला था संस्कृत पढ़ना किसी की अथॉरिटी नहीं है, संस्कृत हर कोई पढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला था हर किसी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही जो बना के रखा है उन्होंने अथॉरिटी की, वो ही बस पढ़ सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है हर लैंग्वेज। ठीक है, 700 तक क्या हुआ था कि जब ना कई सारे रीजन थे, उनकी ना
खुद की अपनी जोग्राफिकल डायमेंशंस हो गई थी ना, लैंग्वेज भी उनकी डिफरेंट हो गई थी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होने लगी थी, जो चैप्टर 9 में हम देखेंगे। दे ऑल्सो एसोसिएट थे स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी से भी मतलब एसोसिएट थे, वो लोग जुड़े हुए थे। कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे स्टेज के बीच में। अब अलग अलग रूलर्स जो रूल कर रहे हैं उनके अंदर जो लोग हैं, तो अब जो रूलर्स लड़ते थे तो लोगों की ज़िंदगी पे भी तो इम्पैक्ट पहुंचेगा ना, उनकी लाइफ भी अफेक्ट होगी। ओकेजनली डायनेस्टीज जैसे कि चोलास हो गए, साउथ में थे खिलजीज हो गए, तुगलक मुगल थे, और एबल टू बिल्ड, इन्होंने एम्पायर बनाया था पैन रीजनल बड़ा सा एम्पायर बनाया था, ठीक है इन्होंने, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर था इनका, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन में। तो हमारी कंट्री हमेशा से डाइवर्स रही है, तो डाइवर्स रीजन में ये था पूरा। नॉट ऑल एम्पायर्स इक्वली स्टेबल, तो सारे एम्पायर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे, जैसे कि तुगलक हो गए, तो मतलब कि इक्वली स्टेबल नहीं थे, ज़्यादा चल नहीं पाए थे। अब और भी रूलर्स जो थे ना, उनके ऊपर जैसे ही वीक पड़ा तो दूसरे ने अटैक कर दिया, कब्जा कर लिया। तो ना चैप्टर 3 एंड 4 में भी हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द रूल खिलजी एंड मुगल डायनेस्टी का, तो ये भी देखेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं दिया यहाँ पर। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, जब मुगल डिक्लाइन हो रहा था ना 18th सेंचुरी में, इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट, तो छोटे छोटे ना स्टेट्स निकल के आ गए थे। अब देखो, उन्होंने देखा कि जो राजा है उसकी ताकत कमज़ोर हो गई है, तो जो छोटे मोटे रूलर्स थे जो उनके अंदर आते थे, उनके अथॉरिटी मानते थे, तो वो लोग क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। अब क्यों रहे इनके रूल के अंदर हम, ठीक है, तो अपना खुद का स्टेट बनाने लगते थे वो लोग। अब जो ईयर था ना, इसमें ना पैन रीजनल जो इनका बड़ा सा रूल था, तो थोड़ा बहुत ना चेंजेस भी किए थे उन्होंने, कैरेक्टर भी बदल दिया था रीजन का। छोटे छोटे राजा महाराजा निकल के आए, तो जो मुगल एम्पर थे उनकी ना लेगेसीज तो रह गई थी थोड़ी बहुत, है ना। तो स्मॉल स्टेट जो बिग और स्मॉल स्टेट जो छोटे छोटे निकल करके आ रहे थे, जैसे कि राजपूत हो गए और जो मराठा वगैरह, तो वो लोग भी पावर में आ रहे थे, थोड़े थोड़े रीजन में सब लोग रूल कर रहे थे। तो ऐसे में ना लेगेसीज उनकी भी थी, और जो उनके ट्रेडिशंस थे, रियल ऑफ गवर्नेंस जो थी, और मैनेजमेंट कैसे करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, कैसे हमको अच्छे से गवर्नेंस करना है, तो वो सारी चीज़ें तो थोड़ी बहुत रह ही गई थी मुगल्स की भी, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स 700 से लेकर के 1750 के बीच में बात करें, तो जो रीजन ग्रो हो रहे थे ना, आइसोलेशन में ग्रो नहीं हो रहे थे वो, मतलब कि जैसे कि पैन रीजनल फोर्सेस पूरे रीजन पे उनका कंट्रोल था, ठीक है। तो वो ना कंट्रोल तो था, पर जो डाइवर्स जो डिस्टिंक्टिवनेस थी ना, वो लूज़ नहीं हुई थी उनकी, मतलब रिलीजन अलग थे, कल्चर अलग था, ठीक है। तो कई कई बहुत सारी डाइवर्स थी हमारी कंट्री पहले भी, पर उसके ऊपर जो रूल कर रहे थे, जैसे कि मुगल्स ने रूल किया, तो उनका ना जो रूल कर रहे थे वो लोग तो पूरे में कर रहे थे, पर जो डाइवर्सिटी थी हमारी कंट्री की, वो भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में बात करें, थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस, तो जो अगर हम पुराने टाइम की बात करें, तो जो कई सारे डेवलपमेंट हो रहे थे रिलीजियस ट्रेडिशन में भी, ठीक है। पीपल का जो बिलीव था जो भगवान पे, डिवाइन मतलब भगवान जो था, ईश्वर थे, वो समटाइम्स डीपली पर्सनल, कुछ पर्सनल भी था पर कुछ कलेक्टिव भी था, ठीक है, कि कलेक्टिव बिलीव कर रहे हैं सुपर नेचुरल एजेंसी में, तो वो पूरा रिलीजन बन जा रहा है, ठीक है। ना कनेक्टेड थे ये लोग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ से, ऐसे सोशल वर्ल्ड जो था इनका ग्रुप का अल्टर्ड, सो डिड देयर बिलीफ। तो जैसे ही अगर इनका सोशल वर्ल्ड जो इसको थोड़ा सा भी अगर बदलने की कोशिश की जाती तो इनका बिलीफ भी बदल जाता था, जैसे कि कई सारे कन्वर्जन भी हुए थे रिलीजन से, है ना। तो जो पोर्टुगीज़ आए थे ना, उन्होंने कई क्रिश्चियन में भी इन लोगों को कन्वर्ट किया था, क्रिश्चियन बना दिया था, है ना। जो जो लोअर क्लास थी ना, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, तो उनका ज़्यादातर कन्वर्जन हो जाता था। तो ऐसी भी चीज़ें हुई थी हमारी कंट्री में, तो वो तो पहले की बात है, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे कई सारे, जो कि हम हिंदुज़म टुडे कहते हैं, उसमें भी दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़, नए नए देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे, कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, टेम्पल्स बन रहे थे नए नए, ठीक है। रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, प्रीस्ट की, एंड डोमिनेंट होते जा रहे थे ये सोसाइटी में, ठीक है। तो ब्राह्मण्स थी, इन्होंने डिवाइड कर दिया था ना, वर्ण सिस्टम बना दिया था, तो अपने आप को इंपॉर्टेंस इन्होंने दिलाई ली थी। फिर देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, जो इनकी नॉलेज थी ना संस्कृत की, और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग संस्कृत के बारे में जानते थे। देयर डोमिनेंट पोजीशन, जो इनकी पोजीशन थी ना, कंसोलिडेट हो गई थी अच्छी खासी, सपोर्ट हो रहा था पेट्रोन्स का। पेट्रोन्स कौन होते हैं? जो अच्छे अमीर होते, जैसे कि राजा महाराजा हो गए, वेल्दी इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। अच्छा, उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, तो वो पर्सन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कुछ आर्टिस्ट को, कुछ क्राफ्ट पर्सनस को। जैसे कि मुगल्स थे ना, तो उनको पेंटिंग वगैरह बनवाते थे, तो वो क्या करते थे, पेट्रोन्स हो जाते थे जो पेंटर्स थे उनके लिए, तो ये ना सपोर्ट कर रहे थे जो ब्राह्मण्स को, है ना। तो ऐसा हो रहा था। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इस टाइम पर ना भक्ति मूवमेंट भी निकल करके आया था, इमर्जेंस हुआ था भक्ति मूवमेंट, जिसमें गुरु नानक देव जी, उनके बारे में देखेंगे हम, और भी चीज़ों के बारे में, मीराबाई हो गए, कबीर हो गए, सूफिज़म हो गया। तो इन सब का ना चैप्टर 8 में भी हम भक्ति जो मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, नए रिलीजन भी आए थे इस टाइम पर कॉन्टिनेंट में, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, जो कि ना मर्चेंट आया करते थे, व्यापारी, माइग्रेंट्स आते थे हमारे यहाँ, जो टीचिंग्स लेकर के आए थे होली कुरान की, ठीक है। जैसे कि कुरान जो है ना मुस्लिम्स की जो होली बुक है, वैसे हिंदू
बुक्स की, जैसे कि भगवत गीता हो जाती है। तो वैसे ही 7th सेंचुरी में होली कुरान की टीचिंग लेकर के आए थे। मुस्लिम रिगार्ड करते हैं कुरान को उनकी होली बुक, एक्सेप्ट करते हैं सोवरेनिटी ऑफ दी वन गॉड। तो ये मानते हैं कि एक गॉड है जो कि अल्लाह है, और लव मर्सी और जो एम्ब्रेस करते हैं ऑल दोस, मतलब कि इनके ये भगवान है, ठीक है। तो ये बोलते हैं, तो यही हो गया। तो और मैनी रूलर्स वर पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम, तो कई सारे रूलर्स जो थे इस्लाम को माना करते थे। एंड जो उलेमास हुआ करते थे वो लर्न थियोलॉजिस्ट, जैसे कि धर्मगुरु होते ना, तो उनके वही हुआ करते थे। एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड, तो जैसे हिंदुइज्म में नहीं, वेदा को कई तरीके से इंटरप्रेटेड किया गया और फिर अपनी अथॉरिटी बना ली थी कुछ लोगों ने। तो हर किसी का ना देखने का नज़रिया अलग होता है। वैसे ही ना इस्लाम को भी इंटरप्रेटेड किया गया कई सारे वेज में उनके फॉलोअर्स ने। तो वैसे ही डिवीजन हो गया शिया और सुन्नी का ना। शिया मुस्लिम बिलीव करते थे प्रॉफिट मोहम्मद जो है सन इन लॉ जो है अली, प्रॉफिट मोहम्मद बिलीव करते थे दैट दी प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ जो अली हैं वो है लेजिटिमेट लीडर मुस्लिम कम्युनिटी के, ठीक है। तो जो सन इन लॉ उनके अली थे तो वो हैं इनके लीडर। तो ये शिया मुस्लिम बिलीव करते थे। एंड जो सुन्नी मुस्लिम क्या बिलीव करते थे कि जो अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, तो वो खलीफास की अथॉरिटी पर बिलीव करते थे उनकी कम्युनिटी पे। ये लोग अपना लीडर कोई और मान रहे हैं, शिया वाले, और सुन्नी वाले किसी और को अपना लीडर मान रहे हैं। तो ऐसा हो गया था, ठीक है। और फिर सक्सीडिंग खलीफास आते जाएंगे इनके जो लीडर हुआ करते थे। तो वैसा कुछ है ना। तो पर इनकी ना डिवीज़न हो गया था, आज भी हो रहा है। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी में है, ठीक है, और ईरान जो है शिया है। तो उन लोग के बीच में ना फ़ाइट चलती है, वो लोग मतलब उनकी नहीं बनती आपस में। सऊदी अरेबिया और ईरान की भी नहीं बनती, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है सुन्नी मेजॉरिटी है, और फिर जो ईरान है जो शिया हो जाता है, तो उनकी भी लड़ाई चलती है ना। और जो तालिबान है, तो तालिबान भी सुन्नी आते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जब अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया ना तालिबान ने, अभी का करंट अफेयर्स का, तो उन्होंने ना मतलब कब्जा कर लिया पूरी कंट्री पे, अफ़गानिस्तान पे। तो जो शिया लोग हैं उनके ऊपर वो अत्याचार करिए उन्होंने, ठीक है। पता नहीं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी करवा दिया था उनके जो तो ऐसी हरकतें चलती रहती हैं, मतलब लड़ाई हो गई। अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं बिटवीन स्कूल ऑफ लॉ, जैसे कि हनफी और शरफी। तो ये इंडिया में भी थोड़े से डिफरेंसेस आई जाते हैं लोगों में, है ना, क्योंकि लोग अलग तरीके से देखते हैं, हर किसी का नज़रिया अलग होता है ना। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, तो कई सारी चीज़ें थी। थिंकिंग अबाउट द टाइम इन हिस्टोरिकल पीरियड, अगर टाइम इन हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स। तो इनके लिए जो होते हैं ना घंटे गुजर रहे या फिर दिन या फिर साल हैं, तो इस तरीके से नहीं देखते हैं वो टाइम को, बल्कि ना क्लॉक और कैलेंडर के तौर पे भी देखते हैं। द टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल इकोनॉमिक, तो टाइम के साथ साथ ना सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती जाती है, ठीक है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है। जैसे आज देखो, आज कितने लिबरल हो गए हैं लोग, है ना, मतलब नई नई चीज़ें डिबेट होता है, डेलिब्रेशन होती है, लोग विचार वगैरह करते हैं, तो उससे ना नई नई आइडियाज़ इमर्ज होकर आते हैं, तो सोसाइटी भी चेंज होती जाती है। तो द स्टडी ऑफ द टाइम इज अबाउट, तो जो टाइम का पढ़ना, जो स्टडी करते हैं टाइम का, तो ईजियर हो जाता है अगर हम डिवाइड कर दें पास्ट को सेगमेंट्स में, पीरियड में, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में डिवाइड कर दें, तो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि ना डिवाइड किया गया था 19वीं सेंचुरी में, जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे। ब्रिटिश के हिस्टोरियंस ना इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बताते थे, उतना अच्छा नहीं बताते, क्योंकि वो अपनी अपनी अथॉरिटी, अपना जो अपने आप को महान बताते थे ब्रिटिशर्स। तो वो लोग ना अपनी जो इंडिया की हिस्ट्री थी वो अच्छी नहीं बताते थे। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने डिवाइड कर दिया हिस्ट्री जो थी इंडिया की, उसको तीन पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ऐसा कभी हुआ है? हमारी कंट्री ना बहुत डाइवर्स थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पूरी कंट्री में हिंदू रहे हो, पूरी कंट्री में या फिर मुस्लिम रहे हो। मतलब जब मुस्लिम रूलर थे उनके टाइम पर भी ना जो कई सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते थे। तो जो राजा है उसके रिलीजन से आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस, बस राजा के रिलीजन से आपने डिवाइड कर दिया कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ऐसा नहीं होता। देयर वर ओनली नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई क्या इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चर में। सच डिवीजन तो इग्नोर किया गया। रिच डाइवर्सिटी, जो हमारी ना डाइवर्सिटी थी, हमारी जो रिच डाइवर्सिटी थी हमारे सब कॉन्टिनेंट की, उसको इग्नोर कर रहा था ये वाला जो डिवीजन था। तो ये अच्छा नहीं था। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो, तो कुछ हिस्टोरियंस ने ना पीरियडाइजेशन माना, जो कि अभी हम फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को भी देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स को, मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो पास्ट को भी देख के चले। हिस्ट्री जो थी ना, 6th क्लास में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी ना, उसमें क्या था, उसमें ना अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में हमने देखा था। हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, जो फूड कलेक्ट करते थे ना, शिकार किया करते थे। फिर अर्ली फार्मर्स के बारे में देखा था, पीपल जो कि टाउन एंड विलेजेस में रहा करते थे। अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में देखा था। हिस्ट्रीज जो हम स्टडी कर रहे हैं ना इस टाइम पर, तो इसको मिडिएवल कहते हैं। जो इस बुक में हम पढ़ेंगे ना पूरी हिस्ट्री, वो मिडिएवल हिस्ट्री है। यू विल बी फाइंड। तो और हम देखेंगे इनके बारे में, स्प्रेड ऑफ पीसेंट सोसाइटीज़ के बारे में देखेंगे, राइज ऑफ रीजनल इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, जो कैसे पूरा ना राज्य बना, पूरा जैसे रूलर का कंट्रोल हुआ। समटाइम द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल,
द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम देखेंगे, ठीक है, एंड मेजर रिलीजन्स एंड अराइवल जो यूरोपियंस आई थी ना ट्रेडिंग कंपनीज, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। इस बुक में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। दीज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें ना बहुत सारे चेंजेस हुए थे। आफ्टर ऑल 16th एंड 18th सेंचुरी के बीच में डिफरेंट है। आफ्टर ऑल 16th एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट है 8th और 11th से, ठीक है। तो दोनों सेंचुरीज डिफरेंट है। जो ये डिवाइड किया था ना हमने मॉडर्न मिडीवल और मॉडर्न एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न में, तो इसमें भी थोड़ा बहुत ना कंट्रास्ट आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सॉरी यहाँ से नहीं था, यहाँ नीचे से, ठीक है। तो इसमें भी बात करें ना, तो इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कैरीज द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, तो ना अगर हम बात करें तो मिडीवल में भी मॉडर्न चीज़ें हो रही थी, तो आप मॉडर्न किसको बोलेंगे कि न्यू न्यू चेंजेस आ रहे थे ना, तो कई सारे चेंजेस आ रहे थे इसमें भी। तो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट भी हो रही थी, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने डिवाइड कर दिया है पीरियड को। उससे बिल्कुल भी नहीं था कि जो मिडीवल पीरियड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे, उसमें भी कई सारे चेंजेस हुए थे ना, मतलब कि कई सारे मॉडर्न एलिमेंट उसमें भी थे। पर हमने ये समझने के लिए बस अपने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है। ड्यूरिंग दीज थाउजेंड्स ईयर्स सोसाइटी जो थी सब कॉन्टिनेंट में ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है। इकनॉमीज तो थी रीजन की, तो लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी वीआईटी क्या अट्रैक्ट किया, जो हमारे ना बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई थी, मतलब सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी कह रहे थे। तो यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनीज थी ना, उनको देखा तो वो लोग तो जो इम्पीरियल पावर्स थी, एम्पायर बनाते थे वो लोग, कॉलोनीज़ बनाते थे, फिर उसमें से बहुत सारा जो माल लूट के ले जाते थे वो लोग, तो वही काम था उनका। तो ये लोग ना मतलब उनको देखा कि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो यहाँ पर ट्रेड करने के इंटरेस्ट से आए। तब उन्होंने देखा यहाँ के रूलर्स लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने फिर यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की और पूरी कंट्री पे कंट्रोल कर लिया था। तो यूरोपियन कंपनीज जो यहाँ पर आई थी ना, तो उधर तक देखेंगे हम। जब हम ये बुक पढ़ेंगे ना, तो हमको कंपेयर करना है, जो कि लास्ट ईयर हमने बुक पढ़ी थी, ठीक है, उसके साथ में, और चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूटी में। लुक एट दी वर्ल्ड अराउंड यू सी, तो ठीक है, हो गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।